हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और यह टॉपिक लगभग सभी कंपटीशन क्लासेस में काम आने वाला है और मुख्य रूप से जो आरपीएससी, यूपीएससी और साथ ही साथ जो कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भू संचलन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले भू संचलन पर कि भू संचलन कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या होता है और इसमें आने वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो इस क्लास में आज हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का भू संचलन। फिजिकल ज्योग्राफी जो बीए सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है और साथ ही साथ यूपीएससी आरपीएससी में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल शांति से अच्छे से पूरा टाइम देके अच्छे से समझना, ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर हो जाए, ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े। बिना स्किप के वीडियो देखना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बिना स्किप के और ऑफलाइन है वो पूरा ध्यान अपनी क्लास में देना। तो पहला टॉपिक है अपने पास भू संचलन, कि भू संचलन होता क्या है और ये कहाँ गठित होता है, कैसे गठित होता है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो सभी के लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भू संचलन है ये क्रिया होती क्या है, भू संचलन होता क्या है, कैसे होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। अपना जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सरफेस है यानी कि ऊपरी सतह है, इस पर हम देखते हैं कि बहुत सारी संरचनाएं बनती है और क्या होती है, फिर नष्ट हो जाती है, फिर बनती है और वो प्लेन हो जाती है या फिर गहरे गर्तों के रूप में विकसित हो जाती है। यानी कि अपने पृथ्वी के सरफेस पर बनने वाली जो क्रियाएं होती है जिनको हम उच्चावच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया, तो पर्वत का निर्माण हुआ और साथ ही साथ उसका विनाश हो गया। किसका? पर्वत का विनाश हो गया। तो ये जो निर्माण और विनाश की जो प्रक्रिया है, निर्माण और विनाश की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भू संचलन के नाम से जानते हैं। अब ये भू संचलन यानी कि मुख्य रूप से भू संचलन क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन जो दीर्घकालिक हो सकते हैं, आकस्मिक हो सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, और पृथ्वी के बाहर से फोर्सेस लगते हैं, बल लगते हैं, जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, भू संचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी सतह पर घटित होने वाली विभिन्न क्रियाएं जिनमें अलग अलग संरचनाओं का निर्माण होता है तथा विनाश होता है, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, भू संचलन बोलते हैं। अगर इसका अर्थ देखें, हम इसका अर्थ देखें, इसमें पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा, डेफिनेशन आप लिख लेना, पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर यानी कि विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं उन बलों के द्वारा जो गति उत्पन्न होती है, गति से उत्पन्न बलों द्वारा उत्पन्न गति जो बड़े अथवा छोटे पैमाने पर, पैमाना यानी कि बड़े स्तर पर हो सकता है, बड़े पैमाने पर, जिसमें मंद एवं तीव्र का मतलब तेज, क्या करती है, परिवर्तन लाती है या बदलाव लाती है, तीव्र हो सकते हैं। अर्थ समझने की कोशिश करना। यानी कि पृथ्वी है तो पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की जो सरफेस है उससे नीचे जो उत्पन्न होने वाले बल हैं, उन आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति, यानी कि बल लगते हैं तो उससे जो गति उत्पन्न होती है, और गति कौन सी उत्पन्न होती है आगे की क्लासों में हम एक एक डिटेल से देखेंगे। तो उत्पन्न गति जो बड़े पैमाने पर हो सकती है, यानी कि एक विशाल क्षेत्र में हो सकती है या फिर एक छोटे क्षेत्र में हो सकती है। यानी कि पृथ्वी की सरफेस के अंदर जो गतियां उत्पन्न होती है उनसे एक बड़े क्षेत्र पे या छोटे क्षेत्र पर,
या इसके अलावा मंद या तीव्र, मंद यानी कि धीमी गति से भी घटित हो सकती है, यानी कि लंबे समय के लिए घटित होने वाली क्रिया भी हो सकती है। इसके अलावा तीव्र गति से होने वाली घटना भी हो सकती है। एक उदाहरण लेते हैं हम, यानी कि पर्वत का उत्थान होता है तो यह क्रिया एक लंबे समय के लिए घटित होने वाली क्रिया होती है। वहीं तीव्र अथवा आकस्मिक की बात करें तो उसमें ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाएं इसमें शामिल हो सकती है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाली गति जो बड़े पैमाने पे हो सकती है या छोटे पैमाने पे हो सकती है, तीव्र गति से हो सकती है या मंद गति से हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? भूसंचलन बोलते हैं। और यह परिभाषा जो भूगोल भूगोल परिभाषा शब्दकोश है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, यानी कि भूसंचलन का हमने अर्थ पढ़ लिया। अब अर्थ के अलावा हम अगर बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी का सरफेस है, हमने ये बात देखी यहाँ पे कि जो पृथ्वी का सरफेस है इसमें जो हमें संरचनाएं दिखाई देती है, जो भी संरचनाएं दिखाई देती है जो आज हमें दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं कि ये पहले भी ऐसी थी, या जरूरी नहीं कि जो आज जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती है वो कल भी रहेगी या आने वाले समय में रहेगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है और उनका विनाश होता है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितनी भी संरचनाएं होती है वो हमेशा एक समान नहीं रहती, अर्थात उनमें बदलाव होता रहता है। जो पहले थी वो आज नहीं है और जो आज है आने वाले समय में नहीं रहेगी, अर्थात ये बदलती रहती है या हमेशा एक समान नहीं रहती है। अब इसके लिए, इनके निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो संरचनाएं बनती है, यानी कि जो परिवर्तन होता है भूसंचलन, इसके लिए उत्तरदायी जो फोर्स है वो कौन से है? तो इसमें एक तो हमने बात की आंतरिक बल, और दूसरा है बाह्य बल। तो आंतरिक बल में कौन से हो सकते हैं? कि आंतरिक बल कैसे प्रभावित होता है? जिस प्रकार हम बात करते हैं कि जो अंतर्जात शक्तियां होती है जिनको आंतरिक शक्तियां भी बोल सकते हैं, और बहिर्जात शक्तियां, देखिए इसमें भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियां अथवा बल कौन कौन से हैं? तो भूपटल को प्रभावित करने वाले जो बल हैं उनमें पहला आता है अंतर्जात बल और दूसरा आता है बहिर्जात बल। अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के अंदर स्थित बहुत सारे ऐसे बल या फोर्सेस है जो क्या करते हैं? इनको प्रभावित करते हैं या इस क्रिया को संपन्न करने में सहायक होते हैं। अगर हम इसकी बात करें अंतर्जात शक्तियों की, तो अंतर्जात शक्तियां कैसे उत्पन्न होती है? तो इसके लिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसमें जो मेजर पार्ट्स है उसमें शामिल करते हैं। सबसे पहला तापमान। कैसे? पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से लगातार तापमान का उत्सर्जन होता रहता है या उष्मा का उत्सर्जन होता रहता है, जो क्या करते हैं? पृथ्वी के आंतरिक तापमान को बढ़ाते रहते हैं और जो बल है उनको उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही जलवाष्प, विभिन्न गैसें, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ आदि सभी मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को गति प्रदान करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो अंतर्जात फोर्सेस होते हैं उसमें जलवाष्प, गैस और इसके अलावा जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस बल के लिए या इस बल को उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो अंतर्जात बल है ये दो प्रकार के होते हैं। अंतर्जात जो बल होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब अंतर्जात में इसको क्या बोल सकते हैं? अब इंडोजेनेटिक्स, अंतर्जात को इंडोजेनेटिक्स, और बहिर्जात बल होते हैं उनको एक्सोजेनेटिक्स फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अंतर्जात बल है इनको दीर्घकालिक पटल विरूपण तथा आकस्मिक दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला इसमें दीर्घकालिक का मतलब है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे बल जो एक लंबी समय अवधि के लिए या लंबी समय अवधि के दौरान घटित होते हैं या लगातार सक्रिय रहते हैं। जैसे हम इसका अगर डिटेल देखें तो दीर्घकालिक यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें लगातार क्रियाएं घटित होती रहती है। जैसे हम बात करें अपने भारत
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं भारत के संदर्भ में। अपना जो भारत है, भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र या ये मुंबई का तटीय जो क्षेत्र है, यह है प्रति 100 वर्ष में मुंबई वाला क्षेत्र, इसको लिख लेना, मुंबई क्षेत्र प्रति 100 वर्ष में लगभग 60 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, जलमग्न हो रहा है। यह तटीय क्षेत्र पानी में जा रहा है, या नीचे की ओर धंस रहा है। तो यूं कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक लंबी समयावधि है, लंबी समयावधि के दौरान ये क्रिया लगातार क्या हो रही है, संपन्न हो रही है, और मुंबई का तटीय क्षेत्र लगातार जलमग्न हो रहा है। और इसके जलमग्न होने की जो दर है वह 100 वर्ष में, लगभग प्रति 100 वर्ष में 60 सेंटीमीटर मुंबई का तटीय क्षेत्र पानी में जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें यूएसए का न्यू जर्सी क्षेत्र भी लगातार तटीय क्षेत्र क्या होता जा रहा है, जलमग्न होता जा रहा है। एक उदाहरण हम हिमालय का भी ले सकते हैं। अपना जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यह नवीन वलित पर्वत माना जाता है, और इसका भी लगातार उत्थान हो रहा है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो एक लंबी समय अवधि के दौरान संपन्न हो रही है, या घटित हो रही है, या लगातार चल रही है। तो ऐसी क्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं? दीर्घकालिक घटनाएं अथवा पटल विरूपण के नाम से भी इनको जाना जाता है। और आकस्मिक क्या होती है, जो अचानक घटित होती है। इसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। ये जो दीर्घकालिक घटनाएं होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। ये जो महादेशजनक है, ये कौन से शब्द से बना हुआ है? तो इसमें महादेशजनक एपोजेनेटिक्स फोर्सेस, यानी कि ये जो महादेशजनक है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, जिनका अर्थ होता है एपिरोस का मतलब होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो एपिरोस का मतलब हो गया महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, अर्थात महाद्वीपों की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? महादेशजनक बलक कहते हैं। तो ये जो महादेशजनक बलक है, यह भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऊपरमुखी का मतलब होता है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, और अधोमुखी। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर, अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर, और अधोमुखी को बोलते हैं डाउनफॉल। तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों में जो ऊपरमुखी यानी कि ऊपर की ओर उठना, और अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर धंसना। इसमें हम बात करें ऊपरीमुखी, तो ऊपरीमुखी को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला उत्थान और दूसरा है निर्गमन। उत्थान का मतलब होता है महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि महादेशजनक बल है, महादेशजनक बलों में उत्थान हो रहा है, यानी कि स्थलीय भागों में उत्थान। यानी कि कहने का मतलब यह है, किसी महाद्वीपीय क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऊपर की ओर उठना, किसी महाद्वीपीय क्षेत्र के बड़े भाग का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? उत्थान कहलाता है। दूसरा है निर्गमन। ये होता है, यानी कि कोई महाद्वीपीय क्षेत्र है, और महाद्वीपीय क्षेत्र जो समुद्र तट के पास में स्थित है, उसका ऊपर उठना, महाद्वीपीय क्षेत्र का तटीय क्षेत्र से ऊपर उठना निर्गमन कहलाता है। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि एक स्थलीय भाग है, और इस स्थलीय भाग का एक बड़ा भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी कि आसपास के क्षेत्र से ये तो स्टेबल रहता है, और एक क्षेत्र बड़ा भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्थान बोलते हैं। और ये स्थलीय भागों में होता है, स्थल में। और जो निर्गमन वाला क्षेत्र है, यह किसी सागर तट के किनारे, यहाँ पे समझ सकते हो आप, सागर है,
सागर तट के किनारे अगर कोई भाग ऊपर उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, तो उसे निर्गमन के नाम से जाना जाता है। उत्थान को क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट। उत्थान को क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट होता है किसी भी क्षेत्र का, यानी कि ऊपर की ओर उठना। नेक्स्ट है इसमें इसका अधोमुखी। अधोमुखी क्षेत्र क्या होता है? अधोमुखी में क्या होता है? इसको दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। अवतलन, अवतलन का भी मतलब वही होता है जैसा हमने पढ़ा इसमें उत्थान। उत्थान का मतलब ऊपर की ओर उठना, और यहाँ पे इसमें अधोमुखी में क्या होता है? नीचे की ओर धंसना। और किसमें पढ़ रहे हैं हम? महादेश जनक। और महादेश जनक में किसका पढ़ रहे हैं? यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्रों का निर्माण और महाद्वीपीय क्षेत्रों में होने वाली घटनाएं। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो घटित होने वाली घटनाएं अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर धंसना। आप एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करना। यानी कि ये स्थलभाग है और ये जलीय क्षेत्र है, सागर, और ये महाद्वीप। पहले में हमने क्या पढ़ा कि एक क्षेत्र ऊपर उठ रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है? महाद्वीपीय क्षेत्रों का एक बड़ा भाग, महाद्वीपीय क्षेत्रों का एक बड़ा भाग अपने आसपास के क्षेत्रों से नीचे की ओर धंसना। आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, यानी कि स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग में कोई एक बड़ा भाग नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अधोमुखी के नाम से। और अधोमुखी में अवतलन के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि नीचे की ओर बैठ जाना। स्थलीय भाग का या स्थलीय या फिर महाद्वीपीय क्षेत्र का एक बड़ा भाग अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे की ओर बैठ जाता है। स्थलीय भाग है किसका? महाद्वीप का। महाद्वीप का स्थलीय भाग अपने आसपास के क्षेत्र से अचानक नीचे बैठ जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अवतलन के नाम से जाना जाता है। ठीक इसके विपरीत निमज्जन। निमज्जन का मतलब क्या होता है? इसी डायग्राम में आप समझना, यानी कि सागर तटीय या महासागरीय क्षेत्रों के पास वाला या तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र अचानक नीचे की ओर क्या हो जाता है? बैठ जाता है, या किसी भी क्रिया के द्वारा नीचे की ओर धंस जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सेकंड वाला, निमज्जन के नाम से जाना जाता है। और इसको उत्थान, अवतलन, ये कौन सा हो गया? अवतलन। तो अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा है आपके कि उत्थान क्या होता है, निर्गमन क्या होता है। उत्थान यानी कि स्थलीय, सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपीय क्षेत्रों में किसी स्थलभाग का ऊपर उठना, और निर्गमन का समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास किसी क्षेत्र का ऊपर उठना। और इसमें जो अधोमुखी है, अधोमुखी में अवतलन, अवतलन का मतलब होता है किसी स्थलीय भाग का नीचे की ओर धंसना। और निमज्जन का मतलब होता है तटीय क्षेत्रों के पास महाद्वीपीय क्षेत्र के एक भाग का नीचे की ओर धंसना अथवा जलमग्न होना। तो ये क्षेत्र इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है निमज्जन के लिए, यानी कि सागर तटीय क्षेत्र है और ये लगातार नीचे की ओर बैठ रहा है, अर्थात जलमग्न हो रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे का हम कंप्लीट करें। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसमें आकस्मिक फोर्स, यानी कि अचानक जो लगने वाली जो बल है, उनमें अचानक लगने वाली जो घटनाएं होती है, ये कुछ ही समय के लिए क्षणिक घटना होती है, कुछ ही समय में घटित होने वाली क्रिया होती है। जैसे हम बात करें ज्वालामुखी की क्रिया होती है, कुछ ही समय के लिए आती है, कुछ ही समय के लिए घटित होने वाली घटना होती है, यानी कि ज्यादा समय तक या इसका जो प्रभाव होता है यानी कि तुरंत उत्पन्न होता है और ये जल्दी ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भूकंप। अब भूकंप की जो क्रिया होती है वो अचानक घटित होती है। भूकंप की क्रिया लंबी समय के लिए घटित नहीं होती, अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये अचानक घटित होने वाली या आकस्मिक घटित होने वाली क्रियाएं होती है। नेक्स्ट हम बात करें पर्वत निर्माणकारी शक्तियां अथवा बल, यानी कि ऐसी शक्तियां जिनके द्वारा या जिन बलों के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल या शक्तियां कहलाती है। और यह मुख्य रूप से दो प्रकार से संपन्न होती है। दो प्रकार से कैसे संपन्न होती है? एक तो तनाव के द्वारा और दूसरी संपीड़न के द्वारा। अब तनाव के द्वारा कैसे? आप एक उदाहरण लेना
ठीक है। एक इलास्टिक आपको लेनी है, यानी कि आपको एक रबर लेना है, रबर का कोई भी टुकड़ा लेना है। अब उसको आप खींचते हो तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। जैसे ही उसमें तनाव उत्पन्न होता है या तो वो टूटेगी तो टूटने से उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, झटका लगेगा, तो उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करें संपीड़न का मतलब आपस में क्या होना, सिकुड़ना या एक दूसरे के करीब आना। अब इसमें जो तनाव है, तनाव दो प्रकार से होता है। पहला आता है विभंग अथवा टूटन। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में ताप, दाब, घनत्व आदि बलों के कारण क्या होता है, उसमें विभंग उत्पन्न होता है या टूटन उत्पन्न हो जाती है, या उनमें दरारें आ जाती है या क्रेक आ जाती है। तो जैसे क्रेक आती है, चट्टानों के बीच में क्रेक आती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित लावा मेघना बाहर की ओर आने का प्रयास करता है। इसके अलावा भ्रंश का मतलब होता है जैसे कोई अचानक खाई बनती है तो उस खाई से निर्मित होने वाला जो बल है वह पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है। जब हम पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उस समय ये काम आएगा। अभी हम इसका परिचय देख रहे हैं, अगली जो क्लास होगी उसमें इनको डिटेल से विद डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट है संपीड़न का मतलब उसमें खिंचाव उत्पन्न होना। तो यह संवलन और वलन दो प्रकार का होता है। आने वाली क्लास में इसको विस्तार से देखेंगे, कम से कम 2 क्लास होगी इस पे, ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो एक इंट्रो देख लिया हमने। इसके अलावा हम बात करें बहिजात बल यानी कि अनाच्छादन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है यह दो प्रकार से अपक्षय और अपर्दन का मतलब होता है, ये दोनों दिखने में सेम है लेकिन अंतर पाया जाता है। इसमें अंतर क्या पाया जाता है, अपक्षय का मतलब होता है टूटना एवं एक स्थान पर गिरना, राइट। यानी कि कोई भी चट्टान है वह टूट जाती है और टूटकर वहीं पर गिर जाती है, यानी कि उसका प्रवाह नहीं होता, यानी कि जहां टूटती है वहीं स्थिर रह जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। और अपर्दन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का टूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना, यह क्रिया घटित होती है। उसके बाद में अपर्दन की क्रिया होती है, यानी कि कोई भी वस्तु पहले टूटती है, टूटने के बाद उसका अपर्दन होता है। और अपर्दन भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे जल के द्वारा, इसके अलावा हवा के द्वारा, इसके अलावा हम बात करें हिमानी द्वारा। यानी कि अपर्दन की जो क्रिया है वह जल के द्वारा भी संपन्न होती है, हवा के द्वारा भी संपन्न होती है, और हिमानी के द्वारा यानी कि बर्फ के द्वारा या बर्फ के जो शिलाखंड होते हैं उनके द्वारा भी ये क्रिया संपन्न होती है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा एक परिचय, किसका, भू संचलन का एक परिचय देखा कि कौन कौन से बल होते हैं और वो किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने लगभग कोशिश की है कि इस परिचय वाले पार्ट में हम बहुत कुछ सीख सके, लेकिन संपूर्ण रूप से हमारा ये टॉपिक अगली क्लासों में पूर्ण होगा, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को विस्तार से लेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, इनके रूप देखेंगे, इनके स्वरूप देखेंगे, वलन क्या होता है, संवलन क्या होता है, वलन के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक इसी प्रकार भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं, और भ्रंश गांठियों के बारे में देखेंगे। तो आने वाली जो क्लासें होगी वो बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। और ये हमारा इंट्रो था, और इस इंट्रो की क्लास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए जो अदर स्टूडेंट्स हैं मेरे कि आपके कौन सी यूनिट चल रही है, ताकि हम उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करें। और ये हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, तो हम ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये करवा रहे हैं। तो जस्ट आगे आने वाली क्लासें होगी बहुत रोचक होगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।